Hello students, welcome to online lecture series on measurement and instrumentation, and this subject is common to instrumentation control mechanical 4th semester. Myself Kapil Dhama, assistant professor, dealing you the lecture number 3 on unit 1, and we discuss already 2 lectures on this topic, this subject, and now we comes to the lecture number 3 of unit 1. The topics of unit 3 are topics we covered in this students in this unit 1 of lecture number 3 is formulation of differential equations for dynamic order, zero order, first order and second order systems, and we check the response of first order second order system to with respect to step input, impulse input, harmonic functions. So in this way we will able to characterize the dynamic response of the system, and we will able to complete the 10 marks question, which is differentiate static and dynamic characteristic of the मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सिस्टम। तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं टॉपिक वाइज टॉपिक्स इस लेक्चर 3 नंबर में। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। So student, is in this lecture we discuss the dynamic characteristics which we discussed earlier also in the second lecture. In this lecture what we have dynamic response, and as you see in the slide, मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि मैं जिसके बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ ये देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये लिखा हुआ है डायनेमिक रिस्पांस, जो कि ये स्टैटिक एंड डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक के ही पार्ट में आता है। तो इक्वेशंस थोड़ी सी इसमें डेरिवेशनल पार्ट भी है हल्का सा, और जो हमने क्वेश्चन डिस्कशन किया है लेक्चर 2 में कि एक्सप्लेन द डायनेमिक एंड स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सिस्टम, तो स्टैटिक पार्ट हमने वहाँ डिस्कशन कर लिया। अब डायनेमिक पार्ट की बात आती है। तो बिफोर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द डायनेमिक पार्ट, व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज फर्स्ट द रिस्पॉन्स। जैसे कि आप देख रहे हैं रिस्पॉन्स क्या है, तो किसी भी सिस्टम में रिस्पॉन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यानी कि इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द सिस्टम, है ना, एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू फेथफुली ट्रांसमिट एंड प्रेजेंट ऑल द pertinent information, यानी कि यूजफुल इंफॉर्मेशन अदर देन वेस्ट डेटा विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेसिंग। तो उसके अलावा छोड़कर इनपुट सिग्नल के अंदर वो उसको क्या मानेगा, रिस्पॉन्स मानेगा। यानी कि मैं कहूँ कि एक सिस्टम बनाया हुआ है, तो इस सिस्टम में जब आप इनपुट डालते हो तो इनपुट के अंदर, ये इनपुट के अंदर आपकी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जिसको आप प्रोसेस करवाना चाहते हो। तो प्रोसेस वो कहाँ होगा, इस अपने ब्लैक बॉक्स के अंदर। तो ब्लैक बॉक्स में जब आपका लास्ट में जब आउटपुट निकलेगा तो ये क्या बनेगा, रिस्पॉन्स ऑफ दैट इनपुट सिग्नल। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि डायनेमिक रिस्पॉन्स क्या है। ये तो हुआ एक जनरलाइज्ड इक्वेशंस विद रिस्पेक्ट टू रिस्पॉन्स। तो डायनेमिक रिस्पॉन्स में क्या कहता है, कहता है कि बिहेवियर ऑफ द सिस्टम व्हेन इनपुट्स वेरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे जैसे आपकी इनपुट्स जो हैं टाइम के रिस्पेक्ट में आपका जो इनपुट है जब वेरी करेगा तो वो आपका क्या होगा, इनपुट चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उसी फिनोमिनन को उसने कहा डायनेमिक रिस्पॉन्स। ठीक है स्टूडेंट्स। तो डायनेमिक जो रिस्पॉन्स के अंदर यदि हम बात करें जनरली इंडस्ट्रियल पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक तो है स्टेडी स्टेट और एक है ट्रांजिएंट। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं बच्चों मैंने जैसे यहाँ थोड़ा इसको मैंने रब कर दिया है थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो रिस्पॉन्स होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है आपका, है ना। अब रिस्पॉन्स में क्या है कि ये जो पार्ट है डेट इज़ द ट्रांजिएंट पार्ट, और जहाँ ये सेटल होने की कोशिश करेगा डेट इज़ द स्टेडी स्टेट पार्ट। तो किसी भी डायनेमिक रिस्पॉन्स का जो एक पूरा ओवरऑल रिस्पॉन्स होता है, दैट रिस्पॉन्स इज क्लासिफाइड इनटू two categories. One is the transient part, another one is the steady state part. अब ट्रांजिएंट हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये पार्ट है रिस्पॉन्स का विच गोज टू जीरो एज टाइम बिगन्स टू लार्ज। यानी कि ये एक ऐसा पार्ट है कि जब आपका सिस्टम स्टार्ट होता है तो ये फर्स्ट शार्प शूट लेता है। शूट लेने के बाद ये स्टार्टअप होने में जितना टाइम ले रहा है तो उतनी ऑसिलेशंस हमारी क्या हो रही हैं, निकल के आ रही हैं। वो ऑसिलेशंस ख़त्म कब होंगी, जब वह रिस्पॉन्स कहाँ पहुँच जाएगा, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स में भी चला जाएगा। और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स का मतलब है स्टेडी, यानी कि वो कहाँ चला जाएगा, सेटल डाउन की पोजीशन में अपना सिस्टम क्या होगा, रीच करेगा।
तो जितना ज़्यादा बल्कि सिस्टम होगा उतना ही टाइम लगेगा उसको रिस्पॉन्स करने में और उतना ही टाइम लगेगा उसको सेटल डाउन होने में। यानी कि हम इसको एक नॉर्मल डेफिनेशन की टर्म्स में सीख सकते हैं कि यदि एक सिस्टम हमारा इंडस्ट्रियल सिस्टम में एक लाइट और कॉम्पैक्ट है तो दैट सिस्टम इज़ वेरी फास्ट एंड सेटल डाउन वेरी इजीली। मोरओवर इसके अलावा यदि सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो उस कॉम्प्लेक्स में क्या होगा कि सिस्टम का क्या होगा नेचर, स्लगिश नेचर होगा। स्लगिश, SLUGGIS, स्लगिश नेचर। तो स्लगिश नेचर से मतलब ये हुआ कि दैट डायनेमिक सिस्टम हैज़ अ स्लो रिस्पॉन्स टू रीच इन द ट्रांजिएंट पोजीशन। तो जब ट्रांजिएंट पोजीशन में ही टाइम लग रहा है तो सेटल डाउन होने में भी उसको टाइम लगेगा। तो जनरली आप देखते हैं कि इंडस्ट्रियल्स सिस्टम्स में हमारे पास हैवी बल्कि सिस्टम्स लगे होते हैं, तो वंस दे स्टार्टेड दे रीच टू द ट्रांजिएंट फेज विद आफ्टर सम टाइम। ट्रांजिएंट में अचीव होने के बाद उनमें जो ऑसिलेशन क्रिएट हुई हैं तो वो ऑसिलेशन को सेटल डाउन होने में भी टाइम लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि डायनेमिक रिस्पॉन्स जो है वो हमारे दो पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज द स्टेडी स्टेट एंड अनदर वन इज द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे डायनेमिक रिस्पॉन्स का मेन एस्पेक्ट क्या होता है एक प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में। जैसे स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ तो रहे हैं मगर इसका कुछ ना कुछ रिलेशन जो है हमारे ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम जो कि हम अपने वेरियस सेमेस्टर्स में पढ़ते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर स्टूडेंट पढ़ता है, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ता है, इवन दो आप मैकेनिकल स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं, क्योंकि हर एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड को अपनी फील्ड के अलावा और जो है अदर फील्ड्स का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। तो ये जो पार्ट डायनेमिक रिस्पॉन्स है ये डेट इज बिलोंग्स टू द कंट्रोल सिस्टम पार्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट द डायनेमिक रिस्पॉन्स एंड डायनेमिक रिस्पॉन्स categories, steady state response and transit response. Now let's move to the next topic. तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि बात चल रही थी डायनेमिक रिस्पॉन्स में। डायनेमिक रिस्पॉन्स में हमने पढ़ा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। अब बात करता है कि जब भी आप अपने रिस्पॉन्स के रिस्पेक्ट में अपना आउटपुट ऑब्जर्व करते हो तब आप अपने सिस्टम की एनालिसिस करते हो, है ना। तो वो एनालिसिस दो तरीके से हुआ करती है, जैसे कि आप यहाँ देख भी रहे हैं, मैं यहाँ बता भी देता हूँ आपको। एक है बच्चों टाइम डोमेन एनालिसिस, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। एक है हमारी बच्चों टाइम डोमेन और एक है हमारी फ्रिक्वेंसी डोमेन। तो टाइम डायनेमिक रिस्पॉन्स में जब अपने सिस्टम के रिस्पॉन्स का जब आउटपुट आप एनालिसिस करते हो तो दो तरीके से आप एनालिसिस करते हो। वन इज़ द टाइम डोमेन एनालिसिस, अनदर वन इज़ द फ्रिक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। कहने का मतलब ये हुआ कि सिस्टम जितना आसान, सिस्टम जितना कॉम्पैक्ट, सिस्टम जितना लाइट, तो उसकी एनालिसिस भी करनी उतनी ही आसान। यानी कि हम स्टेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम वो सिस्टम वाइब्रेटरी है, ऑसिलेटरी है, अनस्टेबल है, मार्जिनल स्टेबल है, या कैसा नेचर है उसके रिस्पॉन्स के आउटपुट का। कई बार ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट्स जैसे कि रिस्पॉन्स हम जब ऑब्जर्व करते हैं तो ऑब्जर्व करते समय हम देखते हैं कि सिस्टम का नेचर जो है बड़ा कॉम्प्लेक्स नेचर है। तो कॉम्प्लेक्स नेचर की वजह से क्या होगा कि सिस्टम का टाइम डोमेन एनालिसिस से हम उसकी स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने में डिफ़िकल्टी महसूस होएगी। तो जब डिफ़िकल्टी आती है टाइम डोमेन एनालिसिस फॉर द कॉम्प्लेक्स सिस्टम, तो उस केस में हम क्या करते हैं बच्चों, फ्रिक्वेंसी डोमेन एनालिसिस करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? जैसे कि आपने देखा होगा जब आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बैकग्राउंड में पढ़ते हैं रिगार्डिंग द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप जैसे आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आप देखते हो, पढ़ते हो, तो उसमें कैसे लिखते हो, कंप्लीट सोल्यूशन निकालते हो आप। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं जब भी हमें सिस्टम का एनालिसिस करना होता है टाइम डोमेन में, तो हम उसकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से हम उसका सोल्यूशन निकालते हैं कि सिस्टम कैसा नेचर दे रहा है। मगर इसमें एक बड़ा डिसएडवांटेज है, क्या है कि सिस्टम के अंदर जितने सब कंपोनेंट्स लगेंगे तो डिफरेंशियल जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो उतना ही बड़ा बनेगा। जब जितना ऑर्डर बड़ा बनेगा उतना ही सिस्टम का कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन निकालो वो कॉम्प्लेक्स नेचर का होगा। कॉम्प्लेक्स नेचर का मतलब यानी डिफिकल्ट नेचर का होगा। तो इस केस में क्या होता है कि ऑपरेशन एंड कंट्रोल इंजीनियर को डिफिकल्टी महसूस होती है कि मैं किस पैरामीटर को ट्यून्ड करूं यानी ऑप्टिमाइज करूं जिससे कि मेरा सिस्टम क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो मैं क्या करता हूं, मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में उसको एनालिसिस करता हूँ। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होता है, हमारी फ्रीक्वेंसीज को हम अप एंड डाउन
लेफ़्ट टू राइट में हम उसको मूव करवा सकते हैं। तो इससे हम बाय बाय अवॉइडिंग द कैलकुलेशन, कैलकुलेशन का मतलब टाइम डोमेन एनालिसिस में आप पैरामीटर्स की वैल्यू पुटअप करोगे, फिर कैलकुलेट करोगे, डिराइव करोगे, फिर कंप्लीट सॉल्यूशन डालोगे एंड दोज वैल्यू जो निकल के आई हैं वो आप सिस्टम में पुटअप करोगे, और उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो हमें उस तरीके से स्टेबलाइज सिस्टम का रिस्पॉन्स हमें उस हद तक दे दे। तो करना क्या होता है, क्योंकि सिस्टम बड़े लार्ज होते हैं, बल्कि होते हैं, तो हमें जल्दी से उनको टाइम टू टाइम अपडेट भी करना होता है। तो इसमें क्या होता है कि ऑपरेशन कंट्रोल जो हमारे पास मेथड है वो है फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस, जिसमें आप देखते हैं कि बॉडी प्लॉट आप देखेंगे ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम में नाइक्विस्ट क्राइटेरिया है। ये कुछ ऐसे फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस के मेथड्स हैं जिसकी वजह से आप अपने रिस्पॉन्स को चेक आउट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ टाइम डोमेन एनालिसिस के अंदर जो रिस्पॉन्सेज हैं, जनरली हम अपना जो रिस्पॉन्स चेक करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट, वो हम क्या करते हैं अपना रेफरेंस के, यानी कि ये सब क्या है आपकी रेफरेंस इनपुट्स हैं, स्टेप इनपुट, रैंप इनपुट, पैराबोलिक इनपुट, इम्पल्स इनपुट। तो ऑल दीज आर नथिंग बट कॉल्ड एज रेफरेंस इनपुट्स विच वी अप्लाई एट द मेजरिंग सिस्टम पार्ट। सो इससे क्या होगा, तो कि इससे आप देखते हैं कि जनरली होगा क्या, क्योंकि हम रिस्पॉन्स फिर इजीली एनालिसिस करते हैं। जैसे होता क्या है कि जैसे ये आप यहाँ मैं एग्जांपल के तौर पर समझाऊँ, ये ब्लैक बॉक्स है, इसमें मैंने रेफरेंस इनपुट डाला, ये मेरे पास आउटपुट निकलेगा। तो यहाँ जो स्टेप इनपुट मैं लेता हूँ, तो स्टेप इनपुट कैसे दिखेगा, कुछ स्टेप इनपुट ऐसे दिखेगा, और जो मेरा रिस्पॉन्स निकल के आएगा इसके रिस्पेक्ट में वो कुछ इस तरह निकल के आएगा। तो हम ये एनालिसिस कर लेते हैं कि भाई स्टेप इनपुट मैंने दिया तो रिस्पॉन्स कितना बढ़िया आया या कितना अनस्टेबल आया या कितना स्टेबलाइज आया, तो उस तरीके से हिसाब से मैं उसको ट्यून्ड कर लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ वेरियस मेथड्स। नाउ कम्स टू द frequency domain part, students. We have frequency domain part, and in this type of analysis of a system pertains to the steady state response of the system to a sinusoidal input. तो यानी कि आप यहाँ देख रहे हैं, जैसे मैंने भी डिस्कशन किया कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी मैपिंग करते हैं, फ्रीक्वेंसी मैपिंग अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट इन एस प्लेन, है ना। जनरली हम एस प्लेन यानी कि टाइम डोमेन से टी से वो कहाँ जा रहा है, एस प्लेन में जा रहा है, यानी आपका रिस्पॉन्स का एनालिसिस पार्ट कहाँ जा रहा है, टाइम डोमेन से एस डोमेन पार्ट में। तो एस का जो एस प्लेन है वो सिग्मा प्लस जे ओमेगा की टर्म्स में रिप्रेजेंट होता है। तो सिग्मा इज द रियल पार्ट एंड जे ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स पार्ट। तो ये फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में आप टाइम डोमेन को इस तरीके से मैपिंग कर देते हो। तो हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये यूज करते हैं एस प्लेन, जबकि टाइम डोमेन में नॉर्मल टाइम डोमेन यूज करते हैं। तो दिस आर द एनालिसिस पार्ट ऑफ द डायनेमिक रिस्पॉन्स आउटपुट। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए चलते हैं थोड़े से नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो जैसे कि आप स्टूडेंट देख रहे हैं, जैसे अभी हमने डिस्कशन किया स्टेप फंक्शन, रैंप फंक्शन, यूनिट इम्पल्स फंक्शन, पैराबोलिक फंक्शन, डिपेंडिंग अपॉन द suitability of the requirement for a particular system, we generally use these kind of inputs as a reference input, and जो रिस्पॉन्स हमें मिलता है वो टाइम डोमेन एनालिसिस और फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस हम चेक कर लिया करते हैं। तो आप जैसे यहाँ देख रहे हैं, यहाँ में लिखा हुआ स्टेप इनपुट। तो स्टेप इनपुट का जो रिस्पॉन्स होता है कुछ बस स्टूडेंट वो कुछ इस तरीके से होता है ना। तो ये आप यहाँ देख रहे हो कि ये टी है, जिसे यहाँ बढ़ोगे आप, दैट इज़ माइनस इन्फिनिटी, दिस इज़ प्लस इन्फिनिटी। और जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो टी इज इक्वल टू जीरो, यानी दिस ओरिजिन पॉइंट। तो एक्स इज इक्वल टू जीरो, टी इज लेस देन जीरो, यानी कि टी से जब जितनी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की तरफ पहुँचोगे तो उसका रिस्पॉन्स हमेशा आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। और जैसे ही आप टी इज इक्वल टू जीरो पर आप देखोगे तो ये लिख रखा है एक्स सी, यानी कि यूनिट वैल्यू, अ वैल्यू नॉट यूनिट वैल्यू। अगर हम यूनिट की बात कर रहे हैं तो फिर वो यूनिट फंक्शन हो जाएगा, अगर नॉर्मल स्टेप फंक्शन की बात कर रहे हैं तो इट हैज़ अ सूटेबल एम्पलीट्यूड। तो मैंने उसको एक्सी से रिप्रेजेंट कर दिया। यू कैन टेक एनी अदर एब्रीवेशन, लेट से ए भी एब्रीवेशन आप ले सकते हो। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि सेकंड कंडीशन जो है टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब है कि ये वैल्यूज है फ्रॉम टी इज इक्वल टू जीरो टू टी इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी तक आपको ये सूटेबल एम्पलीट्यूड एक्स इक्वल टू सी देगा, एक्स सी देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज अबाउट द स्टेप इनपुट फंक्शंस। नाउ टॉक अबाउट रैंप और लीनियर फंक्शन। तो रैंप और लीनियर फंक्शंस में क्या है कि जो रिस्पॉन्स होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। तो उसकी भी कंडीशंस यहाँ दे रखी हैं, वो क्या है देखो। तो इस रिस्पॉन्स में आप जैसे देखते हैं कि यहाँ पे फंक्शंस के बारे में लिखा हुआ है,
that is the step input function, that is the ramp input function, that is the sinusoidal functions. So depending upon the suitability of the requirement of the system, we use certain kinds of inputs like step input function, पैराबोलिक फंक्शंस, रैप फंक्शन, तो उनके ग्राफ्स हैं इस तरीके से दे रखा है। तो साइनसॉइडल फंक्शंस के बारे में बताया गया है कि जो साइनसॉइडल फंक्शन, जैसे कि ये थर्ड जो फिगर दिख रही है आपको, इसमें लिख रखा है आई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, क्योंकि अब साइनसॉइडल फंक्शन है तो ओमेगा क्या एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखा है आपको, ए इज द एम्पलीट्यूड, यानी कि ये जितनी एम्पलीट्यूड को रीच करेगा, एंड आई इज द पैरामीटर, दैट इज करंट ले सकते हो, वोल्टेज ले सकते हो, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा वी इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो इस तरीके से ये रिस्पॉन्स की कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करता है। और जैसे कि आप स्टूडेंट देख रहे हैं कि मैंने यहाँ लिख रखा है जनरल मेजरमेंट सिस्टम कैन बी मैथमेटिकली डिस्क्राइब बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन। जिसमें मैं बात कर रहा था कि जितने भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं या कोई भी छोटा सिस्टम होता है, वो हमेशा आपका जो सिस्टम का बिहेवियर एस्पेक्ट अगर आपको चेक करना है तो वो होगा हमेशा विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर देते हैं डी ऑपरेटर के फॉर्म में। आई होप कि आपने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा। और डिफरेंशियल इक्वेशंस जब आप कन्वर्ट करते हो डिफरेंशियल ऑपरेटर डी की फॉर्म में, तो वहाँ पे आपको मिलते हैं दो कंसेप्ट, जिसका नाम है कम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कम्प्लीमेंट्री फैक्टर में आप क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी रूट्स यू विल फाइंड द वेरियस काइंड्स ऑफ रूट्स, एंड कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर का आप सोल्यूशन निकाल लेते हो। ठीक इसी तरीके से पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लेते हो, और जो कंप्लीट सोल्यूशन निकलता है स्टूडेंट्स, वो बनता है सी एफ, है ना, इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो कंप्लीट सोल्यूशन इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पी आई का मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये किसी भी सिस्टम का सोल्यूशन निकालना हो तो हम इसी इक्वेशन से हम इसको निकाल दें। मगर हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जैसे जैसे ऑर्डर बनेगा, सिस्टम की कम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, तो सिस्टम की कम्प्लेक्सिटी बढ़ने से सोल्यूशन को अचीव करना डिफिकल्टी हो जाता है। तो इसी तरीके से, इसी वजह से हम फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में अपने सिस्टम की स्टेबिलिटी को ठीक तरीके से एनालिसिस कर लेते हैं। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं बच्चों, यहाँ लिख रखा है जीरो फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, है ना। तो जीरो ऑर्डर सिस्टम, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम एंड सेकंड ऑर्डर सिस्टम। जीरो ऑर्डर सिस्टम का मतलब क्या है कि हमारे पास उसमें कोई डिफरेंशियल ऑपरेटर नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर में फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल, फर्स्ट ऑर्डर लग गया, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल लग गया। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस जो कि थर्ड ऑर्डर तक अचीव आप कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, बट जैसे जैसे सिस्टम की ऑर्डर बढ़ेगी वैसे वैसे इसका टाइम डोमेन एनालिसिस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं बच्चों, फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस का पार्ट यहाँ पर करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं स्लाइड में, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, जो इस कटिंग में लिखा हुआ है, देखिए कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ फॉर जीरो ऑर्डर सिस्टम। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि आई मतलब द रेफरेंस इनपुट, और आई नॉट इज द रेफरेंस आउटपुट, एस इज द योर जीरो ऑर्डर सिस्टम। तो in this case the output of the measuring system ideally is directly proportional to the input no matter how the input varies। वो कहता है कि जो आपका जीरो ऑर्डर सिस्टम है उसका आउटपुट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इनपुट का। यानी कि जैसा जैसा इनपुट वेरी करेगा वैसे वैसे आउटपुट का भी रिस्पॉन्स उसी हिसाब से आपका डायरेक्टली जो है वेरी करेगा, यानी कि इंटर रिलेटेड है। यानी कि क्यों ऐसा है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसी वजह से इसको जो डिनोशन दी गई है या नोशन दी गई है उसका नाम है जीरो ऑर्डर सिस्टम। तो स्टूडेंट्स दिस इज द जनरल आस्पेक्ट। ये हम ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करें तो जस्ट हमें इसमें टॉपिक को टच करते हुए चलना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में जब भी वो डायनेमिक एंड स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करता है तो डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें थोड़ा सा जो है ओवरव्यू देना है, नॉट इन द डीप। तो डीप में आप हमेशा ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम में इसको डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट चलिए आगे चलते हैं फर्स्ट ऑर्डर की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अभी बात कर रहा था कि आई नॉट इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनपुट। यहाँ पे हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया है एस, सेंसिटिविटी ऑफ द सिस्टम, यानी कि जैसा जैसा सिस्टम सेंसिटिविटी होगा। और सेंसिटिविटी को हमने स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक में डिफाइन किया था, जिसको हम डिज़ाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स के द्वारा चेंज नहीं कर सकते। वो ये कहता है कि जैसे जैसे आपका आउटपुट टू द इनपुट के रेशियो में चेंजेस आएगा उसी तरीके से आपकी सेंसिटिविटी भी वेरी करेगा। यानी कि इफ़ योर सिस्टम इज हाईली सेंसिटिव, यानी कि थोड़ा सा भी इनपुट के अंदर वेरिएशन तो आउटपुट में भी ऑटोमेटिकली वेरिएशन होगा।
तो ये एस जो है सेंसिटिविटी, ये उस चीज़ को डिफाइन कर रहा है। तो ये कहता है कि अगर मैंने इसके अंदर इक्वेशन में थोड़ा सा इसको बदलाव किया तो ये कुछ इस तरीके से बन के आएगा। और ये जो एस जो सेंसिटिविटी है, उस सेंसिटिविटी का जो फॉर्मेशन किया गया है वो कुछ लिखा गया है बी नॉट बटे में ए नॉट, बी नॉट डिवाइड बाई ए नॉट। बी नॉट बाई ए नॉट का मतलब है ये रेशियो है, या आप कह लो उसका आउटपुट बटे इनपुट का चेंज है। तो जीरो ऑर्डर सिस्टम इज करेक्टराइज्ड ओनली बाय द स्टैटिक सेंसिटिविटी। देखो मैं जैसे कह रहा था और वो लिखा भी हुआ है कि जीरो ऑर्डर सिस्टम को करेक्टराइज किया गया है स्टैटिक सेंसिटिविटी पैरामीटर, द वैल्यू ऑफ विच इज ऑब्टेन्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्टैटिक कैलिब्रेशन। तो स्टैटिक कैलिब्रेशन से आप उसको थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो या ट्यून्ड कर सकते हो, जिससे कि आपका जीरो ऑर्डर सिस्टम का आपका जो आउटपुट है आप उसको ऑब्जर्व कर पाए। तो स्टूडेंट जीरो ऑर्डर सिस्टम की जैसे आप देख रहे हैं मैकेनिकल लीवर है ना, एम्पलीफायर्स, पोटेंशियोमीटर, जैसे पोटेंशियोमीटर भी हम आगे डिस्कशन करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर्स में, तो वहाँ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इट गिव्स एन आउटपुट वोल्टेज विच इज प्रोपोर्शनल टू द वाइपर्स डिस्प्लेसमेंट। वहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास एक पार्ट होता है पोटेंशियोमीटर, उस पे ऊपर एक स्लाइडर लगा होता है। स्लाइडर को जब हम वेरी करेंगे तो डेफिनेटली हमारा रेजिस्टेंस का जो पार्ट है वो वेरी करेगा। तो जैसे वेरी करेगा तो हमारा जो वी है वो आउटपुट वोल्टेज पे वोल्टेज भी वेरी करेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द जीरो ऑर्डर सिस्टम स्टूडेंट्स। तो चलिए अब बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ब्लैक बॉक्स जो हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, उस फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में नीचे कुछ इस तरीके से सिस्टम करेक्टराइज हो रखी है। स्टूडेंट जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है, तो ट्रांसफर फंक्शन हम यहाँ डिस्कशन नहीं करेंगे, इट इज नॉट द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेजरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। यू कैन डिस्कस, you can read or study in the control system engineering subject. So I hope कि आप समझ पा रहे होंगे जैसे मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में जैसे जो उसका ट्रांसफर फंक्शन होता है वो कुछ इस तरीके से लिखा होता है एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस टाउ डी, है ना। तो ये इनपुट और आउटपुट के रिस्पेक्ट में बात चल रही है। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि जो इसका फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्मेशन है वो कुछ बनता है कुछ इस तरीके से ए आई, ये दिस इज द ए आई, ए नॉट एंड बी नॉट, दिस आर द आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। जैसे कि आप देखते हैं कि हर सिस्टम के अंदर कुछ इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर या कोई ऐसे पैसिव एक्टिव कंपोनेंट्स जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस सब सिस्टम का पार्ट है या पूरे सिस्टम का पार्ट है। तो ये आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स उन वैल्यूज को डिफाइन करती है, उनकी वैल्यू को डिफाइन करता है, हम इसको कहना चाहेंगे। तो ए वन डी आई नॉट बाई डी टी प्लस ए नॉट आई नॉट इक्वल टू बी नॉट आई वाई। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि वहाँ स्टार्टिंग में जीरो ऑर्डर सिस्टम में हमारा एन की वैल्यू 0 थी, यहाँ एन की वैल्यू 1 है। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, व्हाट वी डू व्हेन वी फाइंड द complete solution of the first order system, we completely eliminate the differential operator arbitrary constant part। तो हम क्या करेंगे, ये जो ए नॉट दिख रहा है आपको आई नॉट के साथ, तो हम क्या करेंगे, इसको होल डिवाइड कर देंगे ए नॉट से। तो आप जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारी जो इक्वेशन थोड़े बन के आएगी, जो ए नॉट ए वन बाई ए नॉट, जब ये डिवाइड हुआ इस इक्वेशन को, जब हमने ए नॉट से डिवाइड किया तो हमारी बनी इक्वेशन ए वन बाई ए नॉट इंटू डी आई नॉट बाई डी टी प्लस आई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट बाई ए नॉट। तो ये जो ए वन बाई ए नॉट है, इसी को हमने क्या किया, टाउ, यानी कि रिलैक्सेशन टाइम जिसे हम कहते भी हैं। और ये जो बी नॉट बाई ए नॉट अभी हमने डिस्कशन किया पीछे जीरो ऑर्डर में, ये क्या है, सेंसिटिविटी पैरामीटर है। तो कुछ इस तरीके से हमारा इक्वेशन बन के आ जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अगला जो स्टेप बनेगा वो क्या बनेगा। तो ये अगला स्टेप जो बन रहा है, देखिए जैसे हम डिफाइन कर चुके हैं कि रिलैक्सेशन टाइम या टाइम कांस्टेंट जिसे आप कह रहे हो ए वन बाई ए नॉट, यानी कि टाउ की वैल्यू जो है ए वन बाई ए नॉट डिफाइन करती है, जबकि सेंसिटिविटी की वैल्यू जो है बी नॉट बाई ए नॉट की वैल्यू को डिफाइन करती है। और जैसे ये मेरी बात करी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को जब आप डिफरेंशियल ऑपरेटर डी फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल क्या होता है, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, और फर्स्ट ऑर्डर का क्या होता है, डी वाई बाई डी टी। तो इन दिस वे जो ये 2.16 इक्वेशन है, तो जैसे आप देख रहे हैं टाउ टाइम्स ऑफ डी, टाउ इंटू आई नॉट प्लस आई नॉट इज इक्वल टू एस टाइम्स ऑफ आई आई। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं कि आई नॉट जो है कॉमन है ना। तो ये कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे क्या निकलेगा, कॉमन होते ही ये इक्वेशन निकलेगी क्या, तो ये जो इक्वेशन बनेगी स्टूडेंट्स वो बनेगी आई नॉट बाई आई आई इज इक्वल टू एस टाइम्स ऑफ एस प्लस टाउ डी। तो जैसे दिस इज हाउ वी प्रोजेक्ट द गिवन ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए गिवन प्लांट। तो फर्स्ट ऑर्डर का जो प्लांट होगा, जो उसका ट्रांसफर फंक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है स्टूडेंट्स,
S divided by 1 plus tau d. S is the sensitivity parameter, tau is the रिलैक्सेशन टाइम एंड डी इज द डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो इसके एग्जांपल जो जनरलाइज्ड होते हैं वो हैं वेलोसिटी ऑफ द ट्रू फॉलिंग मास, एयर प्रेशर बिल्डअप इन बेलोस, है ना, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इन बाय मर्कली इन ग्लास थर्मोमीटर्स, थर्मिस्टर एंड थर्मोकपल। थर्मिस्टर एंड थर्मोकपल्स आर वेरी जनरली जनरल पर्पस ट्रांसड्यूसर्स और सेंसिंग एलिमेंट डिवाइसेस एंड रेजिस्टेंस कैपेसिटर नेटवर्क। इन 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 में से जो तीन लास्ट के तीन हमारे जो एग्जाम्पल्स हैं हम उसको डिटेल में टॉपिक भी आगे आएंगे, इनको डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट्स। अब चलते हैं, हम बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर सिस्टम्स की। और जैसे सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा सेकेंड ऑर्डर सिस्टम बढ़ा तो ऑटोमेटिकली जो ये इक्वेशन आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि एस डिवाइडेड बाय कुछ इस तरीके से समथिंग पैरामीटर प्लस डी प्लस एक और पैरामीटर ले रखा है इंटू डी स्क्वायर, और आई नॉट हमारा इनपुट आउटपुट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे कि आप देखेंगे जैसे ही हमारा ये जो पैरामीटर बन गया है वो कैसे बनेगा, जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर में निकाला वैसे ही हम इसको इस ऑर्डर में निकालेंगे। तो ये बनेगा कैसे, अब देखिए जैसे फर्स्ट ऑर्डर में क्या था, यहाँ तक था ए वन डी आई नॉट बाई डी टी प्लस ए नॉट आई नॉट प्लस बी नॉट आई नॉट, इतना तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर में था। सेकेंड ऑर्डर में क्या जुड़ गया, एक आर्बिट्री कांस्टेंट ए टू और एक डिफरेंशियल ऑपरेटर सेकेंड ऑर्डर की जुड़ गई। तो सेकेंड ऑर्डर की जुड़ते ही हम क्या करेंगे, वही इक्वेशन करेंगे, ए नॉट से हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ही हमने इक्वेशन को डिवाइड कर दिया तो स्टूडेंट देखो ए नॉट बाई ए टू अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रिक्वेंसी यानी कि अनडैम्प्ड है ना, ये ओमेगा एन यानी एंगुलर फ्रिक्वेंसी को भी डिफाइन करता है। और एक डैम्पिंग रेशियो जीटा या गामा कह लो इसको, ए वन डिवाइडेड बाई ट्वाइस में ए नॉट इंटू ए टू, डैम्पिंग रेशियो डायमेंशन लेस है, ये यूनिट लेस फंक्शन है, जबकि जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है वो रेडियन पर सेकेंड है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस सर्टन पैरामीटर यू विल एबल टू कैलकुलेट द ओमेगा एंड गामा। दीज आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स while analyzing the stability of the given plant। ओके स्टूडेंट्स, तो ज़्यादा इसके अंदर हमें डिटेल में नहीं जाना क्योंकि हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं। कंट्रोल सिस्टम में हम इसकी पूरी डेरिवेशन करते हैं, तो डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें सिर्फ ये दिखाना है कि मेजरमेंट सिस्टम जो हमारे सेकेंड ऑर्डर के या फर्स्ट ऑर्डर या जीरो ऑर्डर के होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे कि हमने डिस्कशन किया जो मैकेनिकल लीवर है वो जीरो ऑर्डर का है, इस तरीके से थर्मोकपल एंड थर्मिस्टर वो फर्स्ट ऑर्डर के हैं। तो ये सेकेंड ऑर्डर के जो सिस्टम बनते हैं वो कैसे बनते हैं, तो उसकी ये डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो जैसे कि हम डिस्कशन कर रहे थे कि जैसे ही आपने इन ऊपर वाले पैरामीटर्स को अपनी इक्वेशंस के अंदर पुटअप किया स्टूडेंट्स, तो ये कुछ इक्वेशन इस फॉर्म में हो गई जो गामा और ओमेगा एन की फॉर्म में है। तो जैसे आपने डिफरेंशियल ऑपरेटर डी आई बाई डी टी लगाया तो डी स्क्वायर बाई आई नॉट डी टी स्क्वायर के लिए डी स्क्वायर लगाएंगे। तो आपने देखा कि थ्रू आउट इक्वेशन में मैं आई नॉट कॉमन ले लूँगा और मेरे पास कुछ इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी। साथ ही साथ मैं क्या करूँगा, ये अगर मैं लेना चाहूँ तो ओमेगा एन नॉट स्क्वायर का, मैं ओमेगा एन स्क्वायर का एलसीएम भी ले सकता हूँ, मगर यहाँ एलसीएम नहीं लिया गया, आप ले सकते हैं। ओमेगा एन स्क्वायर का जब आप एलसीएम लेंगे स्टूडेंट तो यहाँ ये वन जहाँ लिखा हुआ लास्ट में, तो वहाँ एक ओमेगा एन स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कई बार इस पे क्वेश्चन ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम पूछते हैं, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट वी हैव टू represent the block diagram of second order system, first order system and zero order system and give their examples, that's it। तो ये हमारे डायनेमिक रिस्पांस और डायनेमिक करेक्टरिस्टिक्स का जो पार्ट है उससे हमारा कवर हो जाएगा, वो जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन हम डिस्कशन कर रहे थे स्टूडेंट्स। तो आई होप स्टूडेंट आप समझ पा रहे होंगे। तो जैसे कि हम डिस्कशन कर रहे थे एग्जांपल ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम्स, तो हमारे पास यहाँ स्टूडेंट्स क्या है, पीजो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक पिकअप है, स्प्रिंग मास सिस्टम है, यूवी गैलोमीटर है, जो थोड़े से टिपिकल मेजरिंग सिस्टम्स हैं वो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के अंदर आते हैं। तो आपको एक दो एग्जांपल्स ही अपने ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन करते समय जब आप डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर रहे होंगे स्टूडेंट्स, तो हमें थोड़ा सा कंसाइज और प्रिसाइज तरीके से आपने ड्राफ्टिंग आपने एग्जामिनेशन में लिखनी है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना। तो एग्जाम्पल्स में हम लिख सकते हैं पीजियो इलेक्ट्रिक पिकअप और यूवी गैलोमीटर, ये हमारे कोर्स में है, तो आगे आएंगे भी। तो थोड़ा सा जैसे ही आप पूरा सिलेबस कवर करोगे तो इसके बारे में थोड़ा एक दो लाइन भी लिख सकते हो। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। और ये इस थर्ड लेक्चर से हमारा जो है स्टैटिक एंड डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स का पार्ट खत्म हुआ। अगले टॉपिक में स्टूडेंट्स हम डिस्कशन करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर्स एंड इट्स टाइप्स, इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूसर्स एंड पोटेंशियोमीट्रिक टाइप ट्रांसड्यूसर्स।
तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। अगले आने वाले लेक्चर्स में हम फिर मिलेंगे, फिर देखेंगे कि कुछ और। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।